हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है वो कार्बन कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स स्टार्ट होगा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या ऐसी खूबी है कार्बन कंपाउंड्स में जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में आती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास है कंबशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंबशन की। सेकेंड प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन की। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है, हम जरा कंबशन के बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बर्न आउट टू इवॉल्व लाइट हीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी सब्सटेंस जब भी अपने आप को बर्न आउट करता है तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट ये इवॉल्व होती है। और इसके अंडर में दो चीजें हमें स्टडी करनी है। एक तो हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करनी है बच्चों, और एक हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंडर में अगर मैं बात करूंगी तो इसमें मैं सबसे पहले ये बात करूंगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मैं बात करूंगी किसके बारे में, एल्केन के बारे में। और एल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है, CH4। ये आप सभी जानते हैं। इसे हम एक तरीके से बायोगैस की तरह यूज करते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल, बायोगैस की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कंबशन में जाता है ना तो वहां पर इस तरीके से कुछ रिएक्शन को शो करता है। अब आप इसमें चेक करो कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ना वहां पर क्या क्या रिलीज हो रहा है। वहां पे रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट हो रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। अब कार्बन ये क्या है, हमारी मीथेन है। मीथेन ये बायोगैस की तरह ट्रीट हो गई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब इसे दी गई तो ये अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट में दे रहा है। देखो अब फ्यूल पूरी तरीके से क्लीन है। कहने का मतलब ये भी एक नॉन पॉइजनस गैस है। वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि व्हाट इज दी मीनिंग ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पॉइजनस गैस होती है। यहाँ पे ये नॉन पॉइजनस है। वाटर कोई हार्मफुल नहीं है, हीट और लाइट भी कोई हार्मफुल नहीं है। इसका मतलब ये क्लीन गैस की तरह काम करेगी। तो जब भी कभी मीथेन अपने आप को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आएगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट इवॉल्व होगा। लेकिन एक एग्जांपल आपने बहुत सबके घर में होता है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन के बारे में बात कर लेते हैं। C4H10 होता है ना ब्यूटेन। तो ऑक्सीजन की हमने सप्लाई दी, C4H10 ब्यूटेन हो गया। ये एलपीजी का एक मेन प्रोडक्ट होता है। एलपीजी का ये एक मेन प्रोडक्ट है जिसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो ब्यूटेन जब कभी भी बर्न आउट होता है तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट और लाइट वहां पर इवॉल्व होती ही होती है। आपने अपने घरों में देखा होगा जो एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं उसमें अगर हम इस गैस स्टोव को उससे कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर आपको लाइट भी इवॉल्व होती है, हीट भी दिखती है, वाटर के पार्टिकल्स छोटे छोटे बहुत हल्के हल्के दिखाई देते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो कि एक तरीके से अनऑब्जर्वेबल गैस मानी जाएगी, क्योंकि आंखों से तो दिखेगी नहीं, क्लियर सी बात है। अब ये बात ये जो है वो हमें ये समझा रही है, ये पूरा हमें ये समझा रहा है टॉपिक कि कभी भी कोई भी एल्केन के कंपाउंड्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट इवॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये क्लीन गैस की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसमें ये बात हमें समझनी है कि अगर इसको हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ ले जाएं, सपोज कर लीजिए मैं क्या बात कर रही हूँ, ये हम जो दोनों प्रोसेस हैं इसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ले जाएं, तो कैसे हम समझेंगे भाई, दोनों बातों को कैसे हम स्टडी करेंगे। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जगह आप कंबशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कर लीजिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन में मैंने मीथेन का एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया। मीथेन बर्नआउट हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, वाटर बाहर आया, हीट आई और लाइट आई, यही तो आया ना। लेकिन यहाँ पर जो लाइट निकल रही है, जो बेसिकली लाइट के बारे में बात हो रही है वो हो रही है ब्लू फ्लेम के बारे में। कौन सी फ्लेम, ब्लू फ्लेम। और ब्लू फ्लेम जो है वो अपने आप में कैसी है, एक तरीके से नॉन सूटी फ्लेम है। कैसी नॉन सूटी फ्लेम का मतलब क्या हो गया,
नॉन सूटी फ्लेम का मतलब हो गया कार्बन के पार्टिकल्स, ब्लैक स्मोक वहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कार्बन के पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट है। आपने देखा होगा कैंडल जब आप बर्न आउट करते हैं तो उसकी जो विग होती है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है। वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस एक्चुअली सूट पार्टिकल्स होते हैं, जिसे आप कार्बन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं या फिर आप ब्लैक स्मोक भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें जो लाइट इवॉल्व होगी वो ब्लू फ्लेम की होगी और वो नॉन सूटी फ्लेम होगी, वहां पे कोई भी कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पर येलो फ्लेम नजर आएगी, येलो फ्लेम नजर आएगी और वो सूटी फ्लेम होगी। दैट मीन्स वहां पे कार्बन के पार्टिकल्स आपको बहुत क्लियरली नजर आएंगे, ठीक है। आप इसे ब्लैक स्मोक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंडर में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ये देखा जाता है कि हमारा फ्यूल कैसा है। फ्यूल अगर हमारा इस तरीके का है कि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराता है तो वो ब्लू फ्लेम देगा, और अगर हमारा फ्यूल येलो फ्लेम दे रहा है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, जो वहां पे सूटी फ्लेम नजर हमें आ जाएगी। तो ये इसका मतलब ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर हमने सीखना है तो हम ये बात सीखेंगे भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? समझ कोई टॉपिक ऐसा जो नहीं समझ में आया? अब बात एक समझिए जरा, थोड़ी सी ये बात है कि जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पर ये चीज अपने आप में पूरी तरीके से चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है ना बच्चों, वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट थे, जितने भी कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट करा गए। देखिए आप ये बात समझिए कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो नेचर में 21% है। यही तो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे पास है नेचर में। तो इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे नेचर में, जब भी कभी कोई सब्सटेंस बर्न आउट होता है तो कार्बन के पार्टिकल्स इस ऑक्सीजन को लेके अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बाटी। तो वहां पे परसेंटेज कार्बन का कम होता है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कहाँ पे दिया, देखो ऑक्सीजन वैसे ही कम है और ऊपर से तुम और कम कर रहे हो और वहां पर ऑक्सीडेशन करवा ही नहीं रहे हो, तो वहां पे येलो फ्लेम आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, तो कि जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने आप को बर्न आउट कराते हैं ना, तो वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही कराते हैं तब तक जब तक कि तुम उसमें कोई चीज ना डिस्टर्ब करो। वहां पर या तुम ना करो या बाई चांस ऐसा ना हो जाए कि वहां पर कोई अपने आप को ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल्दी ही अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन का अमाउंट कम है, इसलिए नेक्स्ट स्टेट में जल्दी चला जाता है। ये बात हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की समझ ली। अब देखिए क्या होता है इसी में, मैंने ये अभी तुम्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात बताई कंबशन में। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ जो कि तुम्हारा कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल तुम्हें दिया गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो कि तुम्हारा है एल्काइंस का। और एल्काइंस में हमें पहला एग्जांपल, जो हमारा पहला मेंबर है वो है हमारा इथाइन। इथाइन को बच्चों हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं ना, बोलते हैं या नहीं? कॉमन नेम है इसका, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे कॉमन नेम्स बताए थे। अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन है। अब एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, बिल्कुल बात सही, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो जब भी कभी ये एसिटाइलिन ऑक्सीजन जो प्रेजेंट नेचर में है उसमें जाएगा, उसके साथ कांटेक्ट करेगा, जो कि एयर वाली हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि बात अब ये सीखनी है हमें कि जो आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है नेचर के अंदर कि वो क्या करेगी, इसके पार्टिकल्स को नेक्स्ट स्टेट में चेंज कर लेगी। छोटे मोटे पार्टिकल थोड़ी ना आपको चेंज करना है, बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट चेंज करना पड़ता है। तो क्या क्या अब क्या होता है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे येलो फ्लेम दिखना शुरू हो जाएगी, है ना, येलो फ्लेम दिखना शुरू हो जाएगी और सूटी फ्लेम होगी बच्चों में। कैसी फ्लेम होगी? सूटी फ्लेम होगी। तो इसका मतलब आपके लिए तो वो यूजफुल है नहीं, प्रॉब्लम देगी, इसका यूज भी अभी अभी कराना है। तो ये रिएक्शन तो हमें भैया चाहिए नहीं। अब हमें चाहिए क्या, वो हम जान देखते हैं। अब हमने क्या करा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ऑक्सीजन प्योर सप्लाई कराई, और ये कौन सी ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन। इसमें कोई भी और अमाउंट नहीं, क्योंकि भाई अगर
एयर की बात कर रहे हो तो वहां पर और भी गैसेस तो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वहां पर नाइट्रोजन भी है, और भी अदर गैसेस प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है, तो वो सारी गैसेस प्रेजेंट है ना, एक ही गैस तो प्रेजेंट नहीं है। अब तुम क्या करोगे, जब यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन दोगे तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा इसके पास, और ये जितने भी पार्टिकल्स कार्बन के प्रेजेंट होंगे वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में चेंज करेंगे, और यहाँ पर एक गैस की फॉर्मेशन होगी जिसका नाम होगा ऑक्सी एसिटाइलीन। ये ऑक्सी एसिटाइलिन गैस जो है वो ब्लू फ्लेम देना शुरू कर देगी, और ब्लू फ्लेम में टेम्परेचर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर है, अगर सभी के सब अपने आप को कन्वर्ट करें तो टेम्परेचर इसका हाई है, तभी तो बायोगैस को यूज किया जा रहा है भाई एज अ फ्यूल। क्यों ये यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। जब जब कभी भी कोई कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाता है, चाहे परसेंटेज कार्बन की कम रही चाहे ज्यादा रही, वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में जब कन्वर्ट करेगा तो हीट का इवोल्यूशन तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा निकलेगा। अब इस टेम्परेचर का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, इस टेम्परेचर का यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पस में करेंगे। वेल्डिंग पर्पस क्या होगी, जैसे जितने भी आयरन के पार्टिकल्स हैं वो आयरन के पार्टिकल्स जोड़े जब जाते हैं तो वो इसी के लिए इसके थ्रू तो जोड़े जाते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का सेंस ये है कि हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करा रहे हैं एसिटाइलिन को, तो हम इसमें ये वाला रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, ये वाली रिएक्शन को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम करेंगे ये वाली रिएक्शन को कंसीडर, क्योंकि हमें तो वहां पर टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, प्रॉपर होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी तो भाई कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ब्लू फ्लेम आ गई, सूट है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वही बेंडिंग पर्पस पे यूज होगा। आपने देखा होगा कि वो लोग चश्मा लगाते हैं और फिर गन हाथ में रखते हैं, एक साइड उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, दूसरी साइड एसिड आपकी ये इथाइन गैस होती है, दोनों को कंबाइन किया जाता है और टेम्परेचर एकदम तेजी से निकलता है, और वही वहां पर उस बेंडिंग पर्पस को जोड़ने का काम करता है, मतलब जितने भी आयरन के पार्टिकल्स आप देखते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि हमने कंबशन सैचुरेटेड में पढ़ लिया, हमने अनसैचुरेटेड में भी पढ़ लिया, दोनों में पढ़ लिया। यहाँ पर हमको थोड़ा अमाउंट दो तो क्यों चेंज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है, यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन है, तो हमें प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई करानी पड़ती है। आसानी से ये लोग चेंज नहीं होते हैं, थोड़े जिद्दी किस्म के हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे क्या होता है कि कभी भी कोई टीचर तुम्हारे नहीं आए हैं स्कूल में, तो उनकी जगह कोई दूसरा टीचर वो लेसन ले लेता है, वो पीरियड ले लेता है। कहने का सेंस ये हुआ कि वो सब्स्टिट्यूट एज अ पर्सन जो है वो आ गए और उन्होंने उनकी कमी को पूरा कर दिया। कहने का सेंस ये है, कमी को तो उनकी पूरी नहीं कर पाएगा, बट एक्चुअली तुम फ्री नहीं रहे, तुम उनके साथ इंगेज रहे, ऐसे समझो कि तुम उनके साथ इंगेज रहे। एक टीचर है क्लास में, तुम उनके साथ इंगेज रहे, अगर वो नहीं आए जो आपको टीचर पढ़ाते थे, उनकी जगह दूसरा कोई टीचर आ गया, आपने उनके साथ अपना थोड़ा सा इंगेज हो गए, तो क्या है, क्लास फ्री नहीं रही। यही बात हमको यहाँ पे सीखनी है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना बच्चों, वो एल्केन्स में देखी जाती है। ये एल्कीन और एल्काइंस में नहीं देखी जाएगी, लेकिन एडिशन रिएक्शंस जो है वो हमारी एल्कीन्स में और एल्काइंस में ही देखी जाएंगी, याद रखना ये बात। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अब मैं बात बता रही हूँ, तो जरा हम सबसे पहले एल्केन्स के बारे में ले लेते हैं एग्जाम्पल। और हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा मीथेन है। कौन सा एग्जाम्पल है, मीथेन है। और यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया है और ऑक्सीजन की सॉरी हीट की सप्लाई हमने सनलाइट यहाँ पे दे दी है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और इसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन अपने आप को किसी के साथ जोड़ के तो बाहर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि बाहर चला जाए आराम से, नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है साथ में, ये बाई प्रोडक्ट मान सकते हो। और ये वाला Cl इस H की जगह आ जाता है, तो ये हमारा C, ये H और ये हमारा Cl आ गया। ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप की बात समझ लो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इसी को ले आओ, अब सी एच आगे रख दो, ये मेरी कन्वीनियंस है, मैं आगे रख रही हूँ उसको। फिर Cl ले लिया, Cl2, फिर हीट दी, इस HCl को बाहर कर दिया और यहाँ पे हमारा बन गया Cl, ये एक Cl, ये एक H और ये एक H। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर थर्ड मैंने ले लिया, एक यही कंपाउंड लिया मैंने, H को सामने रख दिया फिर से,
ये मेरा Cl, ये Cl हो गया, चलो ये H हो गया, और फिर मैंने Cl यहाँ पे मेंशन कर दिया, HCl बाहर कर दिया, सब्स्टिट्यूट करा रहे ना, तो बाहर तो पहले करोगे ना, इसको हटाओगे इसके साथ में, और ये वाला Cl अटैच करोगे, तो Cl, CCl और Cl ये आया, H ये आ गया। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, CHCl3, इसी को क्लोरोफॉर्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब दोबारा ये रिएक्शन, फोर्थ स्टेप ले लिया, एक H बचा, 3 Cl है हमारे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 Cl हमने इसमें मतलब Cl2 ऐड करा दिया, HCl बाहर चला गया, जैसे ये बाहर गया, हीट की प्रेजेंस रखनी है, सनलाइट होनी चाहिए, ये बन गया CCl4 और साथ में HCl निकल गया। अब क्या है, इन चारों स्टेप में देखो, इन चारों स्टेप में देखो कि आपने हर जगह कोई ना कोई हाइड्रोजन हटाया है और उस हाइड्रोजन की जगह आपने Cl को जोड़ा है। इसका मतलब क्लियर बात है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना दो, CHCl3 बना दो, तो क्या आप बना दोगे? हाँ बिल्कुल बना देंगे भाई, मैम बिल्कुल बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH4 से क्लोरोफॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। मैं आपसे कहूं कि आप मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दो बच्चों, मतलब मीथेन से आप CCl4 बना दो, तो आप बिल्कुल बना दोगे। यहाँ पे Cl2 की प्रेजेंस रखोगे, Cl2 रख दिया, बस अमाउंट परसेंटेज, कहने का मतलब जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बार बार स्टेप को दिखाना पड़ेगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, या मीथेन से डायरेक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनेगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं, जो कि सिर्फ एंड सिर्फ कहाँ देखे जाते हैं, जो सिर्फ देखे जाते हैं ओनली एंड ओनली एल्केन्स के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्लोरीन का एडिशन कराया है बच्चों, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन कराते, Br2 ऐड कर देते, तो क्या होता है, ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो क्लोरीन का जब हम एडिशन कराते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं, क्लोरीनेशन का नाम देते हैं, क्योंकि H हट रहा है, Cl जुड़ रहा है, तो क्लोरीनेशन हो रहा है। इन चारों स्टेप के अंदर क्लोरीनेशन की फॉर्मेशन हो रही है, या आप ये कह सकते हैं कि चारों रिएक्शंस जो है, ऑल ऑफ दीज 4 रिएक्शंस अंडरगोज द क्लोरीनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बोल सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब थर्ड रिएक्शन पे जाते हैं हम लोग। अब हमारी थर्ड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन ओनली एंड ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही शो करेंगे, इसमें कोई भी आपके एल्केन्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई जुड़ेगा, अपने आप को जोड़ेगा, तो ऐसा नहीं है किसी को हटाएगा फिर जोड़ेगा, अपने आप को जोड़ेगा लेकिन किसी को हटाएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में तो एक को हटा रहे थे, दूसरे को लगा रहे थे, लेकिन एडिशन में ऐड कराओगे, अब जोड़ोगे। अब जैसे कोई फैमिली मेंबर अपने आपके घर में आता है, तो क्या करते हो, आप उसे जोड़ते हो, ये नहीं होता है जो पहले से घर में प्रेजेंट है उसे ही निकाल देते हो कि भैया आपकी जगह ये आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो कोई नया फैमिली मेंबर जुड़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऐड हो रहा है ना, एडिशन रिएक्शन के तौर पे उसे आप लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर, यहाँ पे हो रही थी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, एडिशन रिएक्शन। तो मैं एडिशन रिएक्शन आपको बता रही हूँ एल्कीन्स के केस में, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो आप इसमें क्या करते हो कि एडिशन रिएक्शन जैसे कैसे करते हो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे आपने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन का एडिशन कराया, ये एडिशन कराया, देखिए कभी भी दो चीजें हैं, दो दो बातें हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर आप एक तो कैटलिस्ट लोगे और एक आप हीट की प्रेजेंस रखोगे। कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट एनी पार्टिसिपेशन, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कंसीडर्ड एज अ कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ पे निकिल ले लिया, आप पीडी भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई भी आप ले लो। अब क्या हुआ, देखो बच्चों, यहाँ पे दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर टू बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड्स होते हैं ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी बात हमें पता है। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे अलग से समझा रही हूँ। तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, इस तरीके से आप समझो। और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, ये भी याद रखो, कार्बन के 4 साइड से अरेंजमेंट होता है, ये आपको याद रखना है। अब क्या हुआ
जब ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटा, ये हट गया बॉन्ड, तो बताओ कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई, बताओ, 2 और 1, 3 तो रह गई। ऐसे ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो, C, ये ऐसे था, ये H, ये H, ये H और ये H। अभी कार्बन की कितनी वैलेंसी, अभी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 वैलेंसी है, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये वाला बॉन्ड हटा दिया, हटा दिया ना, ये वाला बॉन्ड मैंने हटा दिया, तो अब बताओ कितनी वैलेंसी रह गई, 1 2 3, इसकी भी 1 2 3, 3 रह गई। अब आपने ये वाला हाइड्रोजन जो था, जो ये HH थे, ये आपने ऐड कराने, ऐड ही तो कराने, किसी को हटाया नहीं है आपने, आपने बॉन्ड को ब्रेक डाउन करा है और फ्री वैलेंसी कराई है, और एक हाइड्रोजन इधर भेजा है और दूसरा हाइड्रोजन इधर भेजा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक एक कार्बन के पास चले जाएंगे और बन जाएगा क्या, ये यहाँ पहुंच गया सपोज कर लो, और ये यहाँ पहुंच गया, तो क्या बना दिया बताओ, C सिंगल बॉन्ड, ये H पहले से था, ये H पहले से थे, ये आके जुड़ गए। अब आपने यहाँ पे मीथेन ही तो बना दिया। ये यहाँ पे क्या था, इथेन था, क्या था, इथेन, सॉरी ये मीथेन थोड़ी ना होगा, ये इथेन होगा, क्योंकि 2 कार्बन है। तो आप देखिए इथेन से आपने इथेन की फॉर्मेशन कर दी। अभी आपने क्या करा था पिछले वाले उसमें, आपने कार्बन से मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाया था, आपने क्लोरीनेशन करवाया था और वहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था। लेकिन यहाँ पर आपने हाइड्रोजनेशन करवाया, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड करा रहे हो, तो इसीलिए आप बोलोगे कि हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन का ही तो काम हो रहा है ना, एक तरीके से एडिशन हो रहा है ना हाइड्रोजन का। तो एक H इसके पास ट्रांसफर हो गया, एक H इसके पास ट्रांसफर हो गया, क्या बन गया आपका इथेन। लेकिन याद रहे यहाँ पर आपने कुछ हटाया नहीं है, या आपने आपने सिर्फ जोड़ा ही है, ठीक है। तो हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो एग्जाम्पल हमारा वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का है। देखिए क्या है, ये कंपाउंड जो बना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना, बना या नहीं बना, बिल्कुल सही बात है, ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना या नहीं बना, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, बिल्कुल बात सही है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है या नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड अब नहीं प्रेजेंट है, डबल ट्रिपल की बात ही छोड़ दो, यहाँ पे कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पे जो बात कही वो ये कही कि ये अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट करेगा, कैसे करेगा, ये हम जो ऑयल खाते हैं ना, जैसे कि हमारा कोई भी ऑयल हुआ रिफाइंड जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है। तो उसके अंदर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के चांसेस रहते हैं, वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में ब्रेक डाउन कर लेता है। लेकिन अगर हम घी खाते हैं तो उसके कोई भी चांसेस नहीं रहते, वो एज इट इज हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है, वहां पे कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता। ये तभी ब्रेक डाउन करता है, तभी वेजिटेबल ऑयल जो है वो ज्यादा अच्छा है खाने के लिए एज कंपैरेटिवली टू वेजिटेबल घी। पहले डालडा रात ये सब चलते थे तो लोग यूज करते थे, वो तो बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें ना वेजिटेबल ऑयल की, तो ये अपने आप में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, जिसे मैं ये बात बता रही हूँ। अब क्या है देखो, इसे हमने हाइड्रोजनेशन बोल दिया। हाइड्रोजनेशन क्यों बोल दिया, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी की बात चल रही है, अपने आप में नेक्स्ट स्टेट में ये कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात, ये सॉलिड स्टेट में होता है बच्चों, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, इसका नेक्स्ट स्टेट कोई और होगा नहीं, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो ये ज्यादा हमारे लिए बढ़िया है, हम इसको यूज करें ना कि हम उसको यूज करें, क्योंकि इसकी तो बॉडी में प्रेजेंस ही अपने आप में क्या है, एज एज रिटेन मेंटेन करनी है, ये अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रखता, तो ये बॉडी में ऐसे ही जाके बैठ जाएगा। इसके चांसेस है कि ये अपने आप को क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट में चेंज करेगा। इसीलिए वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज कंपैरेटिव टू वेजिटेबल घी। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर होगी। तो गुड फॉर हेल्थ कौन है, हमारा वेजिटेबल ऑयल ही गुड है, ठीक। अब देखो क्या होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को टेस्ट भी किया जाता है। मैं तुम्हें टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। हमारा एक ब्रोमीन वाटर होता है, इसका रेड ब्राउन कलर होता है, ठीक है, ये टेस्ट है, रेड ब्राउन कलर होता है। अगर
रेड ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाए ना, तो वो समझ जाओ कि वहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर तुमने अपने टेस्ट ट्यूब में अपने घर में भी देख लो, ब्रोमीन वाटर ले आओ, लैब से मिल जाता है, और वहां पे ब्रोमीन वाटर ऐसे नहीं है कि ऐसे ही लिया है कि मैम ने कहा था और हम ले आए, ये परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अगर करना भी है टेस्ट तो आपने इसे लैब में कर सकते हो स्कूल की। तो ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, जैसे ही आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसको यूज किया, ब्रोमीन वाटर जो था रेड ब्राउन कलर से वो डीकलराइज हो जाएगा, उसका कलर लेस हो जाएगा। वो कहने का मतलब, अगर डीकलराइज नहीं समझ में आ रहा है तो कलर लेस लिख लो, ये कलर लेस हो गया, ठीक। लेकिन अगर आप वेजिटेबल घी में उसे यूज करोगे ना, ब्रोमीन वाटर को, तो वो एज इट इज रहेगा, उसका कलर रेड ब्राउन कलर ही रहेगा, वो अपने आप को चेंज ही नहीं करेगा। तो आप तो समझ गए ना कि कौन सा भाई हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कलर चेंज हो जाए तो अनसैचुरेटेड, ना हो तो सैचुरेटेड। इसका मतलब हम वेजिटेबल घी को और वेजिटेबल ऑयल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन सब्सटेंस जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर। ये कलर्स हमें शो करवा देगा। ये बात समझ में आई या नहीं है बताओ? ये आई थिंक क्लियर होगा। तो ये दो बातें हैं जो हमें अपने माइंड में सेट करनी है कि ब्रोमीन वाटर जो है वो टेस्ट कराता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो अपने आप को क्या करता है, डीकलराइज करा देता है, और अगर नहीं करता है तो वहां पर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। तो मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स में 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, जिसमें कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन है। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। हैव अ गुड डे, थैंक यू।